इनफाइनाइट सीरीज डिग्री इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक यूनिवर्सिटी का एक काम का चैप्टर्स है। तो ये इनफाइनाइट सीरीज के सेकंड लेक्चर्स में आज हम देखने वाले हैं nth टर्म टेस्ट, मतलब आपकी जो इनफाइनाइट सीरीज का nth टर्म का लिमिट जीरो आ रहा है, कब जीरो नहीं आ रहा है वो देखने वाला है। एंड दूसरा ज्योमेट्रिक सीरीज देखने वाले हैं। तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपनी नोटबुक बॉल पेन लेके मितेश मैथ चैनल पर मेरे साथ मितेश पटेल के साथ जुड़ जाइए। शुरू करते हैं। इफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सिग्मा an convergent then limit n tends to infinity an equals to 0। ये जो टेस्ट है उसको हम नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। नेसेसरी कंडीशन यानी कि ये अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट का आंसर जीरो आएगा। ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, मतलब लिमिट का आंसर जीरो आए तो ऐसा जरूर नहीं है कि आपकी सीरीज हर एक बार कन्वर्जेंट होगी। कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखते हैं। चलो हमारे पास सिग्मा an कन्वर्जेंट है तो चलो कोई एक सीरीज जो हमने लेक्चर्स 1 में पढ़ा था उसमें से कोई एक ले लेते हैं। तो सिग्मा 1/n इंटू n प्लस 1, तो ये सीरीज का हमने पार्शियल सम Sn लिखा हुआ था। फिर हमने लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn ढूंढा था, उसका आंसर हमें 1 मिल चुका था। मतलब हमने कहा था भाई यस ये सीरीज का इनफाइनाइट सम हमें 1 मिल रहा है, मतलब ये कन्वर्जेंट है। तो अभी तो इसका an क्या होगा? सो nth टर्म मतलब पहला टर्म होगा 1/1 इंटू 2, दूसरा टर्म होगा 1/2 इंटू 3, तो अप टू nth टर्म क्या होगा 1/n इंटू n प्लस 1, यानी an हमें मिलेगा 1/n इंटू n प्लस 1। अब उसकी लिमिट लगाओ, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अगर मैं लगा दूं तो यहां पर क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इंटू n प्लस 1, ये इंफिनिटी तो 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर जीरो आ जाएगा। सो अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो हमें पता चल चुका है कि उसका लिमिट आंसर क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। लेकिन मैंने आपको बोला कि ये कंडीशन नेसेसरी ही है, सफिशिएंट नहीं है, तो मुझे कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा काउंटर कि मेरे जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है फिर भी इसका लिमिट जीरो आ रहा है। चलो देखते हैं। नाउ टेक अ सीरीज सिग्मा 1/√n, मतलब 1/√1, अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे होगा 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस अप टू एटसेट्रा। तो इसका nth टर्म an क्या हुआ 1/√n, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे तो क्या हो जाएगा 1/√n का लिमिट, सो आंसर आ जाएगा जीरो। मतलब अभी कन्वर्जन है नहीं है वो देखते हैं, लिमिट का आंसर आ गया है हमारे पास जीरो है। चलो अब इसका पार्शियल सम में देखूं तो 1/√n √1 प्लस 1/√2 प्लस अप टू 1/√n। एक चीज हमें यह भी पता है कि अगर मेरे पास यहां पर मैं √1 है उसकी जगह पर √n लिख दूं, 2 की जगह पर भी √n, मतलब तो ये अगर मैं सबकी जगह पर √n लिख दूं तो क्या होगा। तो अभी आप यहां पर देखिए, एक जो है वो n से छोटा है तो √1 भी क्या है √n से छोटा होगा, तो 1/√1 करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा 1/√n से। सो सेम चीज 1/√2 बड़ा होगा 1/√n से, 1/√3 1/√n से बड़ा होगा, ये दोनों इक्वल होंगे। सो अभी आप देखिए ये क्या हुआ, ये कितने टर्म्स है, तो ये n टर्म्स है डिफरेंट। सो ये हुआ n टाइम्स 1/√n, तो उसका मतलब मिला √n कैंसिल आउट कर दूं तो ये हुआ मेरा √n हुआ। सो नाउ हियर, तो अभी आपको लिमिट का जीरो आंसर आ रहा है वो हमें पता है। नाउ Sn मतलब पार्शियल सम, Sn क्या हुआ, Sn इज लेस देन √n। चलो लिमिट लगा दूं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn, सॉरी ये Sn इज ग्रेटर देन √n है, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दूं तो
यहाँ पर भी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी रूट n हो जाएगा, n इंफिनिटी तो ये कहाँ जा रहा है, इंफिनिटी जा रहा है। सो उसका मतलब लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी Sn, अगर मैं इसको होल इनफाइनाइट टर्म का सम बोलूं तो वो सम कैसा है, इंफिनिटी से भी बड़ा है, मतलब ये भी क्या हो रहा है, टेंस टू इंफिनिटी जा रहा है। तो ये सिग्मा 1/√n जो सीरीज है वो डाइवर्जेस है, लेकिन आपका nth टर्म का इंटीग्रेशन तो 0 हुआ था। तो क्या हुआ, उसका मतलब ये जो कंडीशन है, अगर हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट 0, n टर्म का लिमिट 0 हो जाएगा, वो पक्का है। लेकिन n टर्म का लिमिट 0 होता है तो उसका ऐसा मतलब आप मत निकालिएगा कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो यहां पर इसका लिमिट का n टर्म 0 था, लेकिन हमारी सीरीज क्या हुई, डाइवर्जेंट। तो इसीलिए यहां कहा जाता है ओनली नेसेसरी कंडीशन। तो nth टर्म का जो टेस्ट है वो क्या है, तो अभी आप बोलोगे सर ये तो कुछ काम का ही नहीं हुआ ना, क्यों, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट 0 है, तो मतलब लिमिट 0 है तो कुछ गारंटी नहीं है कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो उसका मतलब हुआ कि भाई ये डायरेक्ट आपको टेस्ट यूज नहीं आ रहा है, लेकिन हमने स्कूल में ये पढ़ा था कि अगर P इंप्लाइज Q है, ये जो स्टेटमेंट है विच इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ Q इंप्लाइज नेगेशन ऑफ P, मतलब P सही है तो Q बराबर है, Q सही है तो P की गारंटी नहीं है, लेकिन Q सही नहीं है तो P सही नहीं होगा। यानी कि क्या, कि अगर आपके पास लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n अगर 0 मिलता है तो हमारे पास गारंटी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ तो गारंटी है कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। मतलब अगर ये Q गलत है तो n टेंस टू इंफिनिटी a नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब P गलत, यानी कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी। वो हो सकता है वो सीरीज डाइवर्जेंट भी हो सकता है वो सीरीज ऑसिलेटरी भी हो। तो अभी हमें ये काम लगेगा कि हमें ऐसे एग्जांपल्स अगर पूछे जाए कि जिसका nth टर्म का लिमिट 0 न हुआ हो, तो आपको बता देना है कि आपकी जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर, ओके। तो चलो ऐसे कौन से एग्जांपल्स आएंगे देखते हैं। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रिजल्ट क्या हुआ, तो ये थियरम का अगर हम यूज करूं तो इसका रिजल्ट हुआ फॉर सिग्मा n if limit n tends to infinity n not equals to 0 then sigma n not convergent, not convergent। तो ये हमारा पक्का हो गया। कई बुक्स में क्या लिखा है कि भाई एन डाइवर्जेंट, लेकिन हम नॉट कन्वर्जेंट कहेंगे, हो सकता है वो ऑसिलेटरी भी हो वगैरह वगैरह। तो चलो अगर मान लीजिए कि एग्जांपल ऐसा है कि भाई सिग्मा n स्क्वायर, तो आप देख लो कि यहां पर हमारे पास an क्या है, an इक्वल्स टू n स्क्वायर है, एंड लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अगर मैं n स्क्वायर ले लूंगा तो ये हो जाएगा इंफिनिटी, ये हमें 0 नहीं मिल रहा है। मतलब अब आप सिग्मा n बोलो, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ nth टर्म टेस्ट। चलो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए कि यहां पर सिग्मा लिखा हुआ है n+1/n+2। तो अभी आप बोलोगे सर यहां पर तो अगर चलो मैं n=1 डालूं तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 प्लस यहां पर अगर 2 डाले तो 3/4, 4/5 प्लस अप टू ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। तो अभी ये कन्वर्जेंट होगा नहीं होगा, तो चलो देखते हैं। तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n+1/n+2, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अगर मैं n कॉमन ले लूं सो 1+1/n, यहां से मैं n कॉमन ले लूं 1+2/n, n कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/n 0 एज n टेंस टू इंफिनिटी, तो 1/1, सो अगेन दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब हुआ कि यस हमारी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखो कई स्टूडेंट्स, अगर किसी ने इनफाइनाइट सीरीज पूरा पढ़ लिया, अगर वीडियो देख रहा है तो उसको याद आएगा सर हम पी टेस्ट अप्लाई करते थे, तो पी टेस्ट किसके लिए था, सिग्मा n/n³ + 1 है,
जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो टेंशन मत लो इसका, लेकिन अगर किसी ने पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पर an ये दिया हुआ है तो हम bn लेते थे, 1/n² लेते थे। वो कब अप्लाई करना है? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में n का पावर इक्वल न कॉमन मिले। समझ में आ रहा है? जो आप n का पावर कॉमन ले रहे हो वो इक्वल नहीं है तो वो अप्लाई करना है। यहां पर n का 1 पावर है, n का 1 पावर, अगर ऊपर नहीं है, दोनों में n² हुआ तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, n³ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वहां पर बोल देंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। चलो अगर आपको ऐसा एग्जांपल पूछ लें कि सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to 2 to इंफिनिटी log n, तो यहां पर भी क्या होगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log n क्या मिलेगा आपको? डाइवर्जेंस हो जाएगा। क्लियर? n टेंस टू इंफिनिटी, सो ये log आपको 0 नहीं मिलेगा, मतलब ये डाइवर्जेंस होगी। कोई बोलेगा चलो तो इसका आंसर क्या आएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी log n इक्वल्स टू इंफिनिटी आएगा। चलो कोई बोलेगा सर मैं यहाँ पर log n नहीं ले रहा हूं। नंबर 4 एग्जांपल, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 2 to इंफिनिटी log 1/n ले रहा हूं तो कोई बोलेगा इसका आंसर इंफिनिटी आएगा। इसका आंसर इंफिनिटी नहीं आएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, याद करो, log 1 माइनस log n होगा तो log 1 क्या हो जाएगा? 0। अब ये इंफिनिटी, लेकिन आंसर आएगा ये माइनस इंफिनिटी। लेकिन अभी के लिए हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 0 यानी ये डाइवर्जेंट है। लेकिन कोई इसको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि log n इंफिनिटी है तो log 1/n क्या होगा? इंफिनिटी नहीं होगा, ये माइनस इंफिनिटी जाएगा। बराबर हमें समझना है। तो एग्जांपल नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। नंबर 6 देखते हैं, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएंगे कि भाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे cos n, तो देखो cos है या sin है, उसका रेंज क्या है? -1 से 1 के बीच में, मतलब गारंटी नहीं है वो 0 होगा 1 होगा, कई बार 1/√2 होगा, 1 होगा, -1 होगा। तो इन शॉर्ट ये हमें कभी भी 0 नहीं मिलेगा। सेम चीज ये भी 0 नहीं मिलेगा। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर? अब आप यहां पर देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2n प्लस, तो मैं यहां पर n कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस साइन n/n and divided by 1 plus cos n/n। ऐसा n साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, n टेंस टू इंफिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा आपको 2। तो ये भी नॉट इक्वल्स टू 0 यानी ये डाइवर्जेंट हुआ। सेम चीज यहां पर भी क्या हो जाएगा आपके पास? 1 प्लस साइन, यहां पर अगर मैं लिखूं नंबर 8 का सॉल्यूशन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 n कॉमन ले लिया तो साइन n² डिवाइडेड बाय n कैंसिल आउट हो गया 1, तो यहां पर n टेंस टू इंफिनिटी, ये बाउंडेड है तो 1/इंफिनिटी 0, तो 1/1 ये 1 हो जाएगा। अगेन दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा काम हो गया कि सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट। चलो एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग है। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू साइन 1/n। जनरली हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर देखो साइन n टेंस टू इंफिनिटी तो 1/इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते कन्वर्जेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देखो कि भाई लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन 1/n, ये n को मैं इधर लिख दूं तो ये 1/n। अभी चलो n 1/n को मैं कुछ x या थीटा कह दूं, दैट इज 1/n इक्वल्स टू थीटा। सो इसका मतलब n इंफिनिटी है, सो थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा अपॉन थीटा, 1/n की वैल्यू थीटा। तो याद करो 12th में पढ़ा था, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो इसका मतलब हुआ ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है। तो कई बार हमारे अगर आईआईटी एग्जाम के अंदर गेट के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो हम कौन से टेस्ट अप्लाई करोगे, तो ये टेस्ट बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। तो जो एक टर्म टेस्ट था कन्वर्जेंट है तो ये लिमिट 0 हो जाएगा, लेकिन उसका कुछ डायरेक्ट एप्लीकेशंस नहीं मिल रहा है।
लेकिन अगर ये लिमिट 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सीरीज दी हुई है वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो 8th टर्म टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं हम ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए, अब आर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको आर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए आर स्क्वायर अप टू एटसेट्रा, दैट इज सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। आप यहाँ पर पहले चलो एन की वैल्यू 0 डालो तो क्या हो जाएगा ए, एन की वैल्यू 1 डालें तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर अप टू एटसेट्रा। दिस इज नोन एज अ ज्योमेट्रिक सीरीज, द सीरीज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए इंटू आर टू दी, मतलब सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी a into r to the power n is called a geometric series। तो अभी हमें चेक करना है कि वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी तो उसका सम कितना मिलेगा, कब डाइवर्जेंट होगी, देखते हैं धीरे धीरे। तो इसका पार्शियल सम क्या होगा, मतलब n टर्म्स अगर मुझे लेने हैं तो ये फर्स्ट वाला टर्म, ये 1 है मतलब दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो n के लिए आपके पास n टर्म्स हुए a r to the power n minus 1। तो यहाँ पर दो केसेस है कि अगर आपके पास a r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होगा सम, कब, जब इसका r ग्रेटर देन 1 होगा तब, एंड a 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r होगा सम, कब, जब ये r लेस देन 1 होगा तब। एंड अगर मान लीजिए कि r एग्जैक्टली 1 है तो अगर r 1 है तो मतलब क्या होगा a प्लस a प्लस a प्लस a n टाइम्स, तो ये सम क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा। तब अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेस कब होगी, डाइवर्जेस कब होगी। तो हम रियल लाइन पर हम देख लें कि भाई मेरे पास यहाँ पर -1 है, ये 0 है, यहाँ पर 1 है। तो चलो हम ये पहला ये वाला केस लेते हैं कि r की वैल्यू -1 एंड 1 के बीच में है, मतलब केस नंबर 1 मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। तो क्या होगा आपका पार्शियल सम, Sn इक्वल्स टू पार्शियल सम का लिमिट ले लूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r लेस देन 1 के लिए हमारा ये फॉर्मूला है 1 माइनस r टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब देखो r की वैल्यू अगर 0.1 है तो 0.1 का 2 पावर 3 पावर 4 पावर आगे करते जाओगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब हमें क्या मिला a इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो पार्शियल सम आपको पार्शियल सम का लिमिट आपको मिल रहा है a अपॉन 1 माइनस r, यानी कि हमारी सीरीज का टोटल सम। तो ये वाले केस में हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। यानी कि अगर कोई आपको ऐसा एग्जांपल दे कि भाई 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू एटसेट्रा, तो इसका सम क्या होगा, तो पहला टर्म 1 है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2, तो 1/2, तो यहाँ पर आप देखो तो नीचे ये 2 एलसीएम ले लूंगा तो 2 माइनस 1 यानी 1/2, तो 2 पर चला जाएगा, सो आपका आंसर आएगा 2। सो ये सीरीज क्या हुई, कन्वर्जेंट हुई। क्यों, क्योंकि इसका इनफाइनाइट टर्म का सम हमें मिल रहा है फाइनाइट एंड वो 2 मिल रहा है। सो बहुत इजीली हमें समझ में आ चुका है कि अगर आपका भी मॉड r लेस देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। चलो अब नंबर 2 देखते हैं कि अगर भी आपका r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r ग्रेटर देन 1, मतलब ये केस हो चुका है, अभी 1 से बड़ा वो केस ले रहे हैं हम। तो 1 से बड़ा है तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 है तो 2 का n पावर n इंफिनिटी जाएगा तो वो तो इंफिनिटी चला जाएगा, सो n r रेज टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। चलो r की वैल्यू मैंने 2 लिखी तो नीचे 2 माइनस 1 तो नीचे 1 हो गया, a कोई भी है लेकिन ये इंफिनिटी जाएगा, सो हमारा आंसर इंफिनिटी आएगा यानी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो सीरीज क्या हुई, ये इंटरवल के अंदर कन्वर्जेंट है, यहां पर हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन तो बाकी रहा भाई कि ये तो आपने लेस देन 1 लिया, ये ग्रेटर देन 1 लिया, तो r इक्वल्स टू 1 होगा तब क्या, तो नंबर 3rd केस
चलो भी अगर r एग्जैक्टली 1 है तो यहाँ पर 1 के लिए तो सीरीज क्या आ रहा है आपका सम ऐसे n आ रहा है, तो इसका लिमिट लगाओगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn आपको मिल रहा है इंफिनिटिव, यानी ये भी हो रहा है आपका डाइवर्जेंट। तो यानी क्या समझ में आया आपको कि भाई मॉड r लेस देन 1 तो कन्वर्जेंट हुआ, r ग्रेटर देन 1 तो डाइवर्जेंट हुआ, 1 के लिए भी हमें क्या मिला, डाइवर्जेंट मिला, बराबर। अभी यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्वेश्चन तो अभी बाकी है भाई, आपने -1 तक लिया, लेकिन यहां पर होंगे तो उनका क्या। तो चलो नंबर 4 ले लेता हूं मैं, r इक्वल्स टू -1 है, तो r की वैल्यू अगर -1 है यहां पर, बराबर समझिएगा। तो अगर मैं ये ले लूं या यहां से ले लूं, चलो ये ले रहा हूं मैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस -1। r की वैल्यू मैंने डाल दिया -1, तो नीचे तो हो गया 2। अभी आप यहां पर देखो, अगर मैं S2n लूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव S2n, मतलब जो इवन टर्म्स वाले हैं वो इंफिनिटी जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इवन। तो -1 का इवन पावर ले लेंगे हम, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव S2n प्लस 1, मतलब अगर आपका यहाँ पर पावर ओड होगा तो ये कितना बचेगा आपके पास, माइनस बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, वन जस्ट अ मिनट, हमने यहाँ पर a लिखना था, यस ये आएगा, इन सब में तो मैंने लिखा हुआ है। ओके, तो अभी यहाँ पर पहले केस में तो 0, अब यहाँ पर a, ये देखो क्या हुआ, मैंने 2n प्लस 1 मतलब -1 का ओड पावर, क्या होगा, ओड पावर है तो माइनस बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 2 है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, आपका आंसर आया a। तो मतलब ये r इक्वल्स टू -1 के लिए हमारी सीरीज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी नहीं कह सकते, ये ऑसिलेटरी है 0 एंड a के बीच में, तो बराबर समझना है। जनरली हम क्या कर लेते हैं, ये 1 2 एंड 3 तीन केस कंसीडर करते हैं, ये फोर्थ वाला केस तो कोई देखता ही नहीं है। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास केस बाकी है कि r की वैल्यू लेस देन -1 होगी तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर बराबर समझिए, r की वैल्यू अगर लेस देन -1 है तो केस नंबर 5 r लेस देन -1 के लिए, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव Sn इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव a r टू दी पावर n -1 अपॉन r -1, बराबर समझिएगा। अभी आप देखो, चलो r की वैल्यू लेस देन -1 है, तो r को मैं यहां पर ऐसा लिख दूं -x, तो उसका मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसको आप यहां पर नेगेटिव लगाओ तो -r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, -r यानी x ग्रेटर देन 1। सो अभी मैं यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव a, r की जगह पर -x लगाता हूं, सो -x का n पावर -1 अपॉन यहां पर r इक्वल्स टू -x, तो -x -1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव S2n, क्योंकि -1 के पावर है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो ये तो -x -1 तो कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, जो आपका x होगा उसके हिसाब से, जो भी प्रॉब्लम लिमिट है वो यहाँ पर है। तो 2n है तो मतलब वो x का n पावर हो जाएगा, यानी यहाँ पर x का 2n पावर -1, क्योंकि माइनस का पावर लेंगे इवन तो 1 हो जाएगा। तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये x आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 3 4 है, सो ये कहा जाएगा आपके पास इंफिनिटी इनटू a, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर माइनस साइन कॉमन आ रही है, तो ये जाएगा माइनस इंफिनिटी। चलो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी S2n प्लस 1 अगर मैं लूंगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी a नीचे माइनस ऑफ x प्लस 1। अभी आप यहां पर देखो, इसका माइनस पावर है, ओड ले रहे हैं हम,
तो माइनस आगे आएगा x टू दी पावर 2n प्लस 1 माइनस 1। अब यहां से देखो माइनस और ये वाला माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। n टेंस टू इंफिनिटी, x आपका 1 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी होगा। यानी कि r की वैल्यू -1 है तो फाइनाइट ऑसिलेट हो रहा है, एंड r की वैल्यू लेस देन -1 है तो वो इनफाइनाइट ऑसिलेट हो रहा है। यानी ऐसा मत समझना कि ऑसिलेटरी यानी ऑसिलेटरी, फाइनाइट ऑसिलेटरी सीरीज है, ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट ऑसिलेटरी सीरीज है। मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज का जो फंडामेंटल ये है। अभी हमें एग्जांपल सॉल्व करने में तो कुछ नहीं करना है, आर देख लेना है, मॉड आर लेस देन 1 है तो कन्वर्जन, ये जो चीज था वो ये एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग वाला था। तो अभी देखते हैं उसके एग्जांपल्स। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज। तो यहाँ पर टोटल 5 एग्जांपल्स हैं, और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, इसकी जो रियल एप्लीकेशंस क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर चलो नंबर 1 का सॉल्यूशंस देखते हैं। तो यहाँ पर a आपका फर्स्ट टर्म 1 है, एंड आपका जो रेशियो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 को -1/2 मल्टीप्लाई किया -1/2, यानी ये -1/2 है। सो मॉड ऑफ r इक्वल्स टू 1/2 लेस देन 1, सीरीज इज कन्वर्जेंट। बराबर। आपको यहाँ पर मैंने जो एक्सप्लेन कर दिया सब कुछ, लेकिन आपको यूज ये करना है कि लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, लेकिन एग्जैक्टली पता तो होना चाहिए ना कि भाई कन्वर्जेंट है r लेस देन 1 के लिए, क्यों है ग्रेटर देन, तो वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो आपका सम क्या होगा, सम इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r। a यानी आपका 1 माइनस ये, अभी यहाँ पर देखो मॉड आ रहा है, लेकिन फॉर्मूला में सम जब ढूंढना है तो ओरिजिनल ढूंढना है, तो ये +1/2, सो 2/3 हो जाएगा। सो नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नंबर 2 में देखो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हाँ 2/3 मल्टीप्लाई करो तो इसको 2 मल्टीप्लाई करो तो 4, 3 मल्टीप्लाई करो तो 9। सो आपका फर्स्ट टर्म a क्या है, 1 है, रेशियो r क्या है, 2/3 है, तो लिखेंगे हियर मॉड ऑफ r इक्वल्स टू 2/3 लेस देन 1, सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। ये सब कुछ लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि बस r लेस देन 1 आ गया तो काम हो गया। तो अभी आपका सम क्या होगा, तो a अपॉन 1 माइनस r, a यानी 1 अपॉन 1 माइनस 2/3, तो 3 ऊपर जाएगा, नीचे 3 माइनस 2 1, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3। सो फर्स्ट का आंसर आया 2/3, सेकंड का आंसर आया 3। चलो थर्ड वाला एग्जांपल का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपका टर्म पहला a क्या है, 5 है। अभी आप देखो यहाँ r कुछ मिल रहा है, भाई इसको मैंने 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से -2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3, तो 2 3 यस, तो मतलब 2/3 मल्टीप्लाई कर रहा है, ऑल्टरनेटिव साइन आ रही है, तो मतलब r क्या है, -2/3 है। मॉड r करेंगे तो 2/3 लेस देन 1, सो सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो अभी हमें सम क्या मिलेगा, सम इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r, 5 अपॉन 1 माइनस प्लस 2/3, तो 3 ऊपर जाएगा तो 15, यहाँ पर 3 + 2 5, सो 15/5 करोगे तो आंसर आएगा 3। जो थर्ड का भी आंसर हमें मिल चुका है 3 है। सो तीनों सीरीज अभी तक हमें कन्वर्जेंट मिल रही थी और उनका समेशन भी हमें मिल चुका है। चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो अभी ये जो ऊपर वाला 3 एग्जांपल्स थे वो थोड़ा डायरेक्ट थे, इजी थे, हमें समझ में आ चुका था। नंबर 4 है, उसमें हमें कुछ देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मैं 4th को ऐसे लिखूं, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 2 to the power n upon 3 to the power n, sigma n running from 1 to infinity 5 upon 3 to the power n। तो मतलब इसी को मैंने अलग अलग 2 लिख दिए। अभी ये मेरी अलग सीरीज है, ये मेरी अलग सीरीज है। अब यहाँ पर देखो, चलो तो n इक्वल्स टू 1 लगाएंगे तो 2/3, फिर क्या होगा 2/3 स्क्वायर प्लस अप टू एटसेट्रा, ये हुआ। अभी आप यहाँ पर देखो, चलो मैं 5 को बाहर कॉमन ले लूं क्योंकि 5 का n पावर नहीं है, तो अभी n इक्वल्स टू 1 लगाएंगे तो ये 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू एटसेट्रा। तो पहली सीरीज में आपका रेशियो क्या मिल रहा है, 2/3 मिल रहा है।
दूसरी सीरीज में आपका रेशियो क्या मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं हियर R1 का मॉड, मतलब पहली सीरीज का हमें अगर R1 का है तो R1 इक्वल्स टू 2/3 लेस देन 1 है। दूसरी सीरीज के अगर मैं R2 कर दूं तो 1/3 लेस देन 1 है, मतलब ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है। सो बोथ आर कन्वर्जेंट। अभी आप देखो, अगर दोनों सीरीज कन्वर्जेंट हैं, ये कहीं L जगह पर कन्वर्ज हो रही है, ये कहीं M जगह पर कन्वर्ज हो रही है, तो दोनों का समेशन करेंगे तो वो कहां कन्वर्ज होंगे, L प्लस M के प्लस कन्वर्ज हो जाएंगे, मतलब बहुत इजी है। तो अभी चलो इसका सम अगर मुझे ढूंढना है तो सम क्या होगा, मतलब ये दोनों का सम, इसका भी ढूंढना पड़ेगा, इसका भी ढूंढना पड़ेगा। तो पहले वाले का सम क्या होगा, A1/1 माइनस R1 प्लस यहाँ 5 मल्टीप्लाई है तो वो देखना है आपको, दूसरे का A2/1 माइनस R2। तो चलो A1 यानी 2/3/1 माइनस 2/3 प्लस 5 इधर 1/3/1 माइनस 1/3। सो एकदम धीरे धीरे आसान तरीके से आप करते जाओगे तो सिंपल है, बहुत इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो चलो अभी आप यहाँ पर नीचे वाला 3 कैंसिल आउट कर दो तो 2 और ये 3 माइनस 2 यानी 1 बचेगा। यहाँ पर भी क्या होगा आपके पास 1, नीचे 3 माइनस 1 यानी 2 बचेगा। सो 2 प्लस 5/2, सो 2 एलसीएम ले लूं मैं तो 2 2 जा 4 प्लस 5 यानी हमें आंसर मिल जाएगा 9/2। सो एग्जाम्पल 4 देखो एकदम इजी, जो उतना दिख रहा था उतना इजी नहीं है और जितना डिफिकल्ट दिख रहा था उतना डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब टेंशन मत लीजिए आप। सो क्या करना है आपको, तो जरूर नहीं कि आप यही मेथड अप्लाई करें, अगर आप इसको डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट से सॉल्व करना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट की प्रॉब्लम क्या है, वो आपको इतना ही बताएगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, सीरीज का सम नहीं बताएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज फर्स्ट लेक्चर जो हमारा है पार्शियल सम्स वाला, वहां पर भी आपको सीरीज का समेशन मिलेगा, मतलब ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो नंबर 5 देखते हैं। 5th नंबर वाले एग्जाम्पल में हमें a⁴n एंड नीचे 3⁴n दिया है। तो आपके पास अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकते हैं हम, सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, तो 8 का स्क्वायर कर दूं तो 64 का n पावर, 3 3 जा 9 3 जा 27 का n पावर, यानी क्या हो जाएगा, पहला टर्म अगर आप n इक्वल्स टू 1 लिखे तो 64/27 प्लस 64/27 का स्क्वायर अप टू ऐसे आता जाएगा। सो हमारा पहला टर्म a क्या है 64/27, आपका r क्या है 64/27, लेकिन अगर मैं इसका मॉड r करूं तो वो भी 64/27 होगा, लेकिन ये तो ग्रेटर देन 1 है। सो हमारा सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा एंड ये डाइवर्जेस टू इंफिनिटी जाएगा। तो ये बराबर समझना है, ऐसा नहीं है कि हर एक सीरीज ये ज्योमेट्रिक दिख रहा है तो कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट, आपका r देखना है ग्रेटर देन 1 आया, कॉल इट इज डाइवर्जेस। समझ रहे हैं आप, अगर ये आपका जो r है वो लेस देन -1 अगर आ रहा है आपके पास तो आपको क्या बोलना है भाई, ये माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, r आपका एग्जैक्टली -1 आ रहा है तो मतलब आपकी जो सीरीज है वो फाइनाइट ऑसिलेट हो रही है। तो ये सब कुछ हमें देखना है। अभी भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स अब शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपको ज्योमेट्रिक सीरीज का यूज करके एक्सप्रेस फॉलोइंग इन रेशनल नंबर्स, मतलब ये कोई a बाई बी का फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करो, इसको a बाई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, ऐसा पूछ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, 1 का हमें सॉल्यूशंस शुरू करते हैं। 6.454545 ऐसे हमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 प्लस 0.45 0.0045 प्लस 0.4 टाइम्स 0.45, तो ये क्या होगा 6 प्लस 45/100, यहां पर 45/4 टाइम्स 0 आएंगे, 45/6 टाइम 3 4 5 6 टाइम्स 0, ऐसा ये
कंटिन्यू चलता जाएगा। तो 6 प्लस यहाँ पर चलो मैं 45 को कॉमन ले लूं सब में से, तो ये हुआ 1/2 10 स्क्वायर, 10 का 4 पावर, 1/10 का 6 पावर अप टू एटसेट्रा। तो देखो ये भी एक वन टाइप की ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई जिसके अंदर आपका आपका 1/10 का 2 पावर है और मल्टीप्लाई भी क्या हो रहा है 1/10 का 2 पावर। सो 6 प्लस 45, तो a यानी 1/10 स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 स्क्वायर, क्या किया हमने a/1 माइनस r मल्टीप्लाई किया, a/1 माइनस r फॉर्मूला अप्लाई किया। यहाँ पर 6 प्लस 45 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1/100 माइनस 1 यानी क्या बचेगा 99। तो आप यहां से कैंसिल आउट कर दो, 11 9 जा 99 एंड 9 5 जा, तो बचा हमारे पास 6 प्लस 5/11, तो 11 इंटू 6 तो 66 प्लस 5 यानी 71/11। सो ये जो एक्सप्रेशन है अगर मैं इसको इक्वल टू लिखना चाहूं, मतलब पॉइंट डैश 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 नहीं, अभी आइए इनफाइनाइट तक जा रहा है जो भी कुछ, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, दिस इज 71/11। ये हमने स्कूल में इसको अलग तरह से भी सॉल्व किया हुआ है। अगर कोई बोले 0.9999 हम जनरली क्या लिखते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, लेकिन अगर ये यहाँ स्टॉप है तो इक्विवेलेंट टू 1 है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू चलता जा रहा है तो अभी ये इक्विवेलेंट टू 1 नहीं होगा, तो क्या होगा चलो देखते हैं। तो ये 0.9 0.09 0.009 अप टू एटसेट्रा, तो इसका मतलब ये हुआ ये 9/10 है, 9/100, ये 9/1000 अप टू एटसेट्रा। क्लियर? सो 9 को कॉमन ले लूं मैं, तो 1/10 का 1 पावर, 1/10 का 2 पावर, 1/10 का 3 पावर अप टू एटसेट्रा। सो दिस इज 9। अभी आप यहां पर देखो पहला टर्म 1 माइनस रेशियो भी 1/10 है, सो क्या बचेगा 9, और यहां पर आप देखो तो 10 10 कैंसिल आउट, 1/9, सो 9 9 कैंसिल आउट यानी 1। सो दिस इज इक्वल टू 1 है, वो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट टू 1 हमें नहीं लिखना है। वो कब आएगा जब आपके पास जो सीरीज है वो फाइनाइट होगी तब, सो वो इक्विवेलेंट टू 1 है। लेकिन अगर ये 999 इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, सो दिस इज एग्जैक्टली 1 है बिकॉज ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको एक सीरीज एस दिया हुआ है, सिग्मा एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी n इंटू अल्फा टू दी पावर n, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे होगा, 1 के लिए अल्फा 2 लिखेंगे तो 2 अल्फा स्क्वायर, 3 अल्फा क्यूब, 4 इंटू अल्फा का 4 पावर प्लस अप टू ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। अल्फा की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 भी दिया हुआ है, मॉड अल्फा लेस देन 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इन ओपन इंटरवल 0 1 सच दैट s इक्वल्स टू 2 अल्फा। मतलब आपका सम अगर यहाँ पर 2 अल्फा हो जाए तो आपको ऐसा अल्फा ढूंढना है, मतलब ये बड़ा इक्वेशन में से अल्फा कैसे ढूंढेंगे, चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसको अल्फा मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर, या अल्फा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अल्फा क्यूब, 3 अल्फा का 4 पावर, 4 अल्फा का 5 पावर, और यहाँ पर भी ये इंफिनिटी जाएगा। अभी चलो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूं मैं, s माइनस अल्फा s, तो अल्फा तो इधर है नहीं तो अल्फा रहेगा। अभी 2 अल्फा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर बचेगा। 3 अल्फा क्यूब में से यहाँ पर 2 अल्फा क्यूब जाएगा तो अल्फा क्यूब बचेगा, अल्फा का 4 पावर बचेगा अप टू एटसेट्रा। तो देखो अभी ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई, ये ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं थी क्योंकि यहाँ पर तो अल्फा अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 2 से 3, 3 से 4 भी हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर तो ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। तो ये सीरीज, हाँ ये भी हमें दिया हुआ है कि मॉड अल्फा लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहला टर्म अल्फा अपॉन 1 माइनस रेशियो भी अल्फा है, सो यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 माइनस अल्फा, सो इसका मतलब क्या हुआ, s इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। हमें क्या है कि भाई आपका सीरीज का सम, मतलब सीरीज का सम तो हमें मिल गया, अगर वो 2 अल्फा हो जाए
तो उस टाइम आपको अल्फा ढूंढना है। तो ये 2 अल्फा लगा दूं मैं इधर, सो 2 अल्फा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। आपका अल्फा ओपन इंटरवल 0-1 के बीच में, मतलब 0 नहीं है, तो ये मैं कैंसल आउट कर सकता हूं। सो इसका मतलब क्या हुआ, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट। सो अभी ये अल्फा को राइट साइड ले जाओ, सो अल्फा इक्वल्स टू ये इधर लेके आओ, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। जो मतलब हमें s इक्वल्स टू जब 2 अल्फा था, यहां पर क्या दिया हुआ है लिख दीजिए, s इक्वल्स टू 2 अल्फा। जब s इक्वल्स टू 2 अल्फा दिया हुआ होगा तब हमारा अल्फा क्या होना चाहिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2। यानी अगर आप यहाँ अल्फा की जगह पर 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 लिखते जाओगे और ये सीरीज का सम ढूंढोगे तो s का वैल्यू क्या आएगा, 2 टाइम्स दिस, 2 अल्फा आपका वैल्यू मिल जाएगा। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर ऐसा एग्जांपल्स आपको मैथ्स के पेपर में आ जाए तो आप क्या सोचोगे, भैया कहीं तो लग ही नहीं रहा कि ज्योमेट्रिक सीरीज का एग्जांपल है, ये तो कुछ अलग ही है। A ball is dropped from a meters above the flat surface। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस है, इसके ऊपर से यहाँ से आपने a मीटर से आप क्या कर रहे हो, बॉल को यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है a मीटर से। क्लियर। Each time a ball hits the surface after falling a distance h, it rebound। मतलब ये तो एक के लिए, चलो अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर फॉर्मूला ये अगर h के डिस्टेंस से बॉल नीचे पड़ता है, गिर रहा है, तो वो बॉल रीबाउंड होगा। अब मैं यहाँ पर रीबाउंड करूंगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ये समझ लीजिएगा कि मैं ये पॉइंट्स इधर ले लेता हूं, तो अभी ये रीबाउंड होगा। तो कितना रीबाउंड हो रहा है, मतलब आपको तो समझना है कि ये इधर ही गिर रहा है, उछल रहा है, गिर रहा है, उछल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर ले रहा हूं तो हमें एग्जैक्टली फिगर समझ में आए। डिस्टेंस h से अगर बॉल फॉलिंग हो रहा है तो रीबाउंड होगा कितना, RH पर, बराबर। वहां पर R आपका कितना है, 0 लेस देन R लेस देन 1 है, मतलब हमने ऐसे नॉर्मल छोड़ दिया हुआ है, तो रीबाउंड हो गया थोड़ा नीचे। अगर R ग्रेटर देन 1 हुआ तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने यहां से थ्रो किया तो जंप लगा के ऊपर जाएगा। वो कब जाएगा, आप थोड़ा जोर से ताकत लगा के डालेंगे तो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, छोड़ दे रहा हूं। तो क्या होगा, टप्पी लेगा, फिर थोड़ा उछलेगा, टप्पी लेगा, थोड़ा उछलेगा, ऐसे चलता जा रहा है। फाइंड अ टोटल डिस्टेंस, तो ये हमें समझ में आ गए। तो अभी ये ऐसे डिग 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 करता जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब यहां से आप सोचो कि यहां से मैंने छोड़ दिया, यहां आया, तो पहला जब नीचे आया तो डिस्टेंस कितना हुआ, a। अभी यहां पर ऊपर जाएगा नीचे, मतलब जो दूसरे केस है, पहले केस में यही आएगा, दूसरे केस में डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल होता जाएगा। अब यहां पर आप सोचो कि भाई ये मैंने h डिस्टेंस से अगर गिराया तो रीबाउंड कितना होगा, RH। तो यहां पर मेरा डिस्टेंस a है, तो जो रीबाउंड होगा वो कितना होगा, AR। मतलब AR जाएगा, AR नीचे आएगा। अब मेरे लिए h क्या हो गया, AR हुआ, बराबर समझिएगा। पहले केस में मेरा h क्या था, a, तो रीबाउंड कितना होगा, HR, मतलब AR। अभी जब दूसरा केस में लगाऊंगा तब मेरा h क्या है, AR है, तो AR h है एंड इनटू क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। फिर और अगर हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर मेरा h होगा इनटू R। तो अभी आप सोचो तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, बस ये फिगर समझ में आ गया तो जितना लिखा है इतना ज्यादा सॉल्यूशन नहीं है। सो टोटल डिस्टेंस covered by ball equals to, बराबर समझना है। देखो पहले केस में यहां से छोड़ दिया तो वहां पर ए के पास नहीं जा रहा है बॉल, बराबर, तो वहां छोड़ा हुआ मतलब ए। अभी जब हम यहां पर नीचे गिरने के बाद ऊपर जाएगा तो वो ऊपर जाते वक्त यह डिस्टेंस कवर कर रहा है, नीचे AR, तो ये क्या हुआ 2AR। फिर आगे बढ़ेंगे तो अभी मैंने ये समझा दिया AR कैसे आया, तो H हमारा A था, R, तो यहाँ पर HR, यहाँ पर अब H क्या हो जाएगा, ये AR है, तो अभी क्या हो जाएगा आपका AR स्क्वायर जाते वक्त एंड रिटर्न हुआ।
2ar क्यूब अप टू एटसेट्रा। तो अब यहां पर आप देखो, मैं यहां से आप क्या कॉमन ले रहा हूं, 2ar कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस अप टू एटसेट्रा। हाँ, अभी तो ये हो गया हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज। आर क्या दिया है आपको, 0 लेस देन आर लेस देन 1। देखो हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है। सो a प्लस 2ar, अभी इसका सम हमें मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म a 1 माइनस आर, तो बस ये फॉर्मूला हो गया। अभी आपको क्या पूछा है भाई, a इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2/3 के लिए सॉल्व करो। सो a इक्वल्स टू 6 एंड r इक्वल्स टू 2/3 के लिए तो डिस्टेंस कितना आएगा, तो 6 प्लस 2 इंटू 6, यहां पर 2/3, 1/1 माइनस 2/3। सो 6 प्लस, अब आप यहां पर देखो, मैं कैंसिल आउट कर दूं तो यहां पर 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना होगा 8। अभी यहां पर 3 ऊपर चला जाएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर 6 प्लस 24, सो आंसर हुआ हमारा 30। तो मतलब ये बॉल आपने 6 मीटर अगर है, ये डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, तो ये 6 मीटर, फिर r इक्वल्स टू 2/3 मीटर है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा मीटर। अगर यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है तो ये यूनिट कर देता हूं मैं। तो a, फिर ar जाएगा नीचे, ar स्क्वायर जाएगा नीचे। तो कंप्लीट हमारा ये ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या हुआ, वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन हुआ। जैसे अगर आप कुछ बोल रहे हो तो आपका जो वॉल्यूम से आवाज है वो जा रही है, तो वो भी एक ज्योमेट्रिक सीरीज रिप्रेजेंट करिए। मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं। अगर आप उसका पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज देखोगे तो ये तो एक छोटा सा एग्जांपल्स है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो मैं ये एग्जांपल यहां पर आपको a इक्वल्स टू 12 एंड r इक्वल्स टू अगर 1/4 है तो इसका आंसर कितना आ रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ज्योमेट्रिक सीरीज nth टर्म टेस्ट हमने अच्छे से, मतलब हर एक एग्जांपल को एकदम बारीकाई से देख लिया है। वीडियो में आपको खूब मजा आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा। मितेश मैथ्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, ऐसे मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आपके फ्रेंड्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में है, बीएससी मैथ्स में, जिनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, उनके साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।